बना रहे हैं, ओके समझे, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें चेंजेस करना हो तो इजी टू चेंज रहे वो, ओके ओके समझे। तो किधर है? ऐसा नहीं है कि तुमने ऐप के अंदर ही सारी चीज बना दी, फिर हम लोग रिएक्ट कर ही क्यों रहे, हम डायरेक्टली एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट नहीं कर लेंगे कि अगर मुझे हाँ एक ही भैया। फाइल में सारा काम करना है। हमें हाँ अलग भैया। अलग कंपोनेंट बनाने थे ताकि इन फ्यूचर अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में छेड़ना हो तो हम बस उसमें छेड़े, पूरी की पूरी फाइल ना छेड़े हम लोग। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है। अब बाकी किसी को कोई दिक्कत आई है, क्योंकि अब हम लोग रिएक्ट को होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि जैसे यूज मेमो और भी जो हुक्स थे वो अभी हम नहीं कर रहे, वो हम तब करेंगे जब कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है। तो अब हम लोग सीधा जो फ्रंट एंड का पार्ट था वो मेरे एंड से अभी फिलहाल के लिए ख़त्म हो गया है। अब हम लोग बैक एंड की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। ओके भैया। वैसे रिएक्ट के साथ जो सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ लैंग्वेज होती है वो नोड जेएस होती है। पर अब हम लोग पीएचपी के साइड जाएंगे। मतलब अगर तुम लोग इंटरनेट पर सर्च भी करोगे तो बहुत सारे मीम्स वगैरह तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे कि पीएचपी इज़ डेड, जो कि सही नहीं है। आज भी पूरा तुम्हारा फेसबुक, पूरा तुम्हारा लिंक्डइन, ये सब का सब पीएचपी पे ही बना है। ठीक है। अच्छा, हम्म, ऐसा नहीं है कि पीएचपी में जॉब्स नहीं है, जॉब्स पीएचपी में भी है, नोड में भी है। ठीक है। नोड को अभी कंपनीज प्रेफर इसलिए नहीं करती हैं, रीज़न इज दिस सिंपल है कि नोड का जो सर्वर है वो महंगा आता है। ठीक है, मतलब कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्टिंग, हर चीज़ की कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। और पीएचपी जो है वो इजी टू यूज़ है, कॉस्टिंग उसकी कम है, समझे। तो हाँ अब भैया। मतलब आगे इसमें आगे काम किसमें आएगा? हाँ, कौन सा आएगा मतलब? देखो डिपेंड करता है कि तुम कैसी कंपनी में जा रहे हो। अगर तुम्हें अभी अभी जो नया नया स्टार्टअप हुआ है जिसके पास अच्छा फाइनेंशियल, उसने बहुत अच्छा दबा के पैसा लगाया, तो वो हम्म, स्टार्टअप तुम्हें नोड जेएस में काम करवाएगा। पर जो एक स्टेबल कंपनीज में अगर तुम जाओगे तो वो पीएचपी पे ही चल रही होंगी। ठीक है भैया। रीज़न इज दिस कि भाई उनने पहले से ही सर्वर अपना पीएचपी का ही बना रखा है, तो वो पीएचपी पे ही चल रही है। ऐसा नहीं है नोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोड खुद का एक इन्वायरमेंट बना चुका है अभी के टाइम पे। ठीक है। नोड जो है वो खुद का ही इन्वायरमेंट बनाता है, बेसिकली नोड अपने आप को ही एक्सप्लोर कर रहा है और किसी लैंग्वेज के साथ जल्दी टाइप नहीं करता वो। नोड जेएस जो है वो अपने आप को ही एक्सपेंड कर रहा है। अब पीएचपी क्या है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे देखो हम लोग अपना किताब कॉपी खोल लेते हैं, एक सेकंड। जैसे देखो, जैसे ये हो गया हमारे पास नोड, एक नोड जेएस। एक्चुअल में अभी नहीं पढ़ा रहा, हाँ इन फ्यूचर अगर ऐसा भैया लगता है। शेयर नहीं हुई, हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हुई। क्या बोल रहे हो। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, एक सेकंड। विंडो, इंटायर स्क्रीन, ठीक है, अभी दिख रही है, दिख रही होनी चाहिए। हाँ भैया दिख रही है। हाँ, तो जैसे मानो नोड है, ठीक है, नोड जेएस। अब ये क्या कर रहा है ना कि अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते जा रहा है, मतलब कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसी के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। ये अगर टाइप भी करेगा किसी के साथ तो वो सिर्फ और सिर्फ जेएस होगा जिसके साथ टाइप कर सकता है वो, समझे। पहली बात मतलब तो ये, जैसे टैब भैया मतलब। मतलब कि अगर नोड को मैंने बोला कि नोड तुम पीएचपी की फाइल में लगा दो तो वो पॉसिबल ही हम्म, नहीं है, अच्छा समझे। वो जेस नहीं नोड, लगेगा बस। वो नोड सिर्फ रिएक्ट जेएस के साथ मिलके चल सकता है, एंगुलर जेएस हम्म, के साथ मिलके चल सकता है, या तुम्हारा व्यू जेएस के साथ मिलके चल सकता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट के ही साथ मिलके चल सकता है। ऐसा नहीं है हम्म, नोड छोटा है, नोड बहुत बड़ा है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, नोड जेएस जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल भी किया था रिएक्ट को चलाने के लिए। ठीक है। देखो, हाँ रन भैया। जावा स्क्रिप्ट एवरीवेयर, समझे। ये बस जावा स्क्रिप्ट में ही सिमट के रह रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नोड बेकार है,
बस नोड ने अपना इन्वायरमेंट बना रखा है। नोड बहुत बड़ा है। ये उसके सारे टाइप्स है। मतलब ये उसके अंदर के सारे मेथड्स है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने HTTPS खोलूँ तो इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आएंगे, जैसे ये सारे, समझे। बफर खोला जाए तो ये सारे टाइप्स आएंगे। तो नोड अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहली बात तो ये है। ठीक है। हाँ भैया। तो वो क्या करता है कि वो टाइप, अब मैंने बोला ना टाइप कि किसके साथ मिल सकता है, तो वो बस JS के साथ मिल सकता है बस। ठीक है। पर इसी के मैं अगर सामने ये रख दूं PHP, जैसे ये तो हमारा एक सेकेंड एंड लिख देता हूँ नोड के लिए, और P लिख देता हूँ PHP के लिए। ठीक है। अच्छा, नोड JS से पता ही लग रहा होगा कि ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है ना। हाँ भैया। वैसे PHP एक तो लैंग्वेज है, पहली बात तो PHP लैंग्वेज है। ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है नोड, JS का फ्रेमवर्क क्या है, नोड है। वैसे हाँ PHP भैया। के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिसमें से हम लोग बस एक्सप्लोर करेंगे तो लारावेल को करेंगे, क्योंकि ये समझना इजी होता है, समझ जाना ये लारावेल लिखा है। ठीक है। वैसे लारावेल भी होता है, कोऑर्डिनेटर भी होता है, सिम्फनी भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। पर सबसे ज़्यादा इजी ये होता है। मतलब जब मैंने कोऑर्डिनेटर पढ़ा था, इसमें हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है हमें, हर एक चीज़। पर ओके लारावेल भैया। में हर चीज़ की कमांड रहती है और इजी रहता है समझना। ये ठीक है। PHP बैकएंड है ना? हाँ, PHP पूरा बैकएंड है। अच्छा, PHP का फुल फॉर्म एक्चुअल होता है हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसिंग। हाँ, ऐसे ही होता है, हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है। इसमें पी का कोई लेना देना नहीं है, एस सी फुल फॉर्म में स्टार्ट होती है इसकी। शायद मैं गलत हूँ। नहीं, PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज ही होता है। फुल फॉर्म। ठीक है। हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। क्लियर है। हाँ भैया। तो ये दो चीज़ें क्लियर है कि नोड जो है वो, अब मैंने क्या बोला कि नोड सिर्फ टाइप करेगा तो जावास्क्रिप्ट के साथ कर लिया, या टाइप करा तो रिएक्ट जेएस, मतलब जिस जिसमें जेएस लग रहा है ना उनके साथ ही टाइप करेगा। पर अगर मैं PHP की बात करूँ तो PHP, पहली बात तो PHP किसी के साथ टाइप नहीं करती। जो ये PHP का ये लारावेल है ना, लारावेल हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, सिम्फनी हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, किसी के साथ भी मिल जाते हैं। मतलब अगर तुम्हें JS के साथ चलाना है, JS के साथ चला दो। ठीक है। मतलब रिएक्ट JS, या तुम्हें चलाना है अगर ASP.NET के साथ, तो वो भी चला दो। बेसिकली चलाते नहीं हम लोग, क्योंकि बैकएंड लैंग्वेज है दोनों ही, तो दोनों एक साथ में बैकएंड नहीं चलाते हम लोग। मतलब कि पीएच ये PHP का जो लेवल है वो React के किसी भी JS से चल जाएगा? हाँ 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 जो ये PHP का जो लेवल है, हाँ। JS मतलब React JS वगैरह से चलता है? नहीं 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 नहीं, PHP के जितने भी फ्रेमवर्क है, ये याद रखना, ये सारे बैकएंड के रहेंगे। ये रिएक्ट हाँ। के साथ मिल के चल सकता है। रिएक्ट एक तरीके से फ्रंट एंड दिखाने का काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं नोड में बोलूँ कि मुझे फ्रंट एंड दिखाना है, तो हर बंदा रिएक्ट के पास जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट के पास जाएगा, क्योंकि नोड इनके साथ ही मिलेगा। ठीक है। हाँ। हाँ भैया। पर PHP के केस में क्या होगा कि अगर मैंने बोला कि भाई मुझे रिएक्ट चलानी है PHP में, चला दो। PHP के बाद आप लारवेल को सीखो, और उसके बाद लारवेल को रिएक्ट के साथ जोड़ दो। मतलब यहाँ पे रिएक्ट JS जुड़ गया अपने PHP के साथ। हाँ भैया। समझे। तो मतलब PHP एक तरीके से स्टेबल लैंग्वेज है। कौन सा नहीं ये समझ ये तो 2018 में ही आई थी। तो भैया PHP के साथ हम रिएक्ट जेएस चला सकते हैं? और क्या, बेसिक PHP के साथ नहीं चला सकते बच्चे। लारवेल, कोऑर्डिनेटर, सिम्फनी, इन सब के साथ मिला के चला सकते हैं। समझे। हम्म। ठीक है। तो अभी हम पहले देखो, जाहिर सी बात है ना, हमने जब जावास्क्रिप्ट सीखा तभी तो हम रिएक्ट सीख पाए थे, है ना। हाँ भैया। वैसे ही हाँ जब भैया। PHP सीखोगे तभी लारवल सीख पाओगे। ठीक है। तो भैया। अब ऐसा नहीं है कि मैं नोड नहीं पढ़ा रहा,
नहीं, अगर इन फ्यूचर मुझे दिखता है कि तुम लोग अभी जो इंटरव्यू में, जैसे अभी शायद जब भी इंटरव्यू के निकलो तो बताना मेरे को, ठीक है? हाँ भैया। या जब भी जॉब इस स्नीकिंग करो तो भी बताना कि हाँ आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा जॉब हमें दिख रहा है ज़्यादा, तो हम वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समझे? भैया हाँ। एक चीज बोली थी, एआई वगैरह में भी स्कोप है क्या ज्यादा? बनाने में है, उसके अंदर नहीं है। मतलब बना, हाँ, तो उसके लिए तुम्हें मतलब। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज आनी चाहिए बच्चे, जैसे जावा, हम्म, C++, C#। और ए आई एम एल दोनों एक साथ ही होते हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों एक ही साथ करना पड़ता है। ठीक है भैया। समझे? हम्म। देखो भाई, सीधी सी बात है, पैसा हर जगह है, बनाना आना चाहिए बस। ये तो है। पायरेट ऑफ ऑल मास्टर नन। सबके पीछे भागोगे, किसी एक को मास्टर ही नहीं कर पाओगे कभी। तो किसी एक चीज को पकड़ो, उसको मास्टर कर लो, बात खत्म। सही बात है। समझे? ठीक है। हाँ भैया। तो डिपेंड करता है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, तुम भागोगे तो स्टार्टअप कंपनीज में ही जाओगे, तो जो स्टार्टिंग फेज़ की कंपनीज होती है वो मोस्टली पीएचपी ही रन करवाती है, क्योंकि बहुत सस्ता है। अगर मैं बात करूँ कि पीएचपी का सर्वर कितने का आएगा, तो मैंने बोल दिया 40,000 का पीएचपी का सर्वर मिल जाएगा आपको। 40K का ईजिली मिल जाता है पीएचपी के लिए सर्वर, क्योंकि सी पैनल होता है, उस पर डायरेक्टली पीएचपी की फाइलें डलती है। पर नोड जेएस के टाइम पे ये कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मतलब कि ऐसा कुछ होगा फिर कि अगर 40K का तुमने सर्वर ले रखा है, तो अब उसमें नोड जेएस का अलग से सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए 9,000 या 12,000 पर महीने का देना पड़ेगा। समझे? तो ठीक है यहाँ भैया। पे हाँ, कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी या सर्वर देखेगी? समझे? प्रॉफिट ही देखेंगे। तो इसलिए जो स्टार्टिंग फेज की कंपनीज होती है वो मोस्टली पीएचपी को ही यूज़ करती है, पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो नोड जेएस को भी चलाती हैं। वो नोट जैसे सर्वर कितने का आता है? नोड जेएस का सॉफ्टवेयर ही आता है पूरा। जैसे अगर मुझे किसी फाइल को होस्ट करना है, हम्म, तो पीएचपी में क्या है कि सिंपल आप फाइल को सी पैनल पे डाल दो, वो चल जाएगी। लारवेल में भी ऐसा ही है, सी पैनल पे डाल दो, चल जाएगा। पर पीएचपी में ऐसा नहीं है। पीएचपी में सी पैनल के अंदर भी, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक नमूना दिखाता हूँ मैं। अम्म, देखो, यहाँ पे जैसे अभी फाइलें तुम देखोगे ना फाइल मैनेजर में, तो यहाँ पे जितनी भी फाइलें डली हैं, ये देखो सारी पीएचपी की है। समझे? हाँ भैया। सिक्योरिटी दोनों ही प्रोवाइड करता है। नोड जेएस अकेला सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, एक चीज़ याद रखना, नोड जेएस के साथ अगर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सिक्योर होता है, और पीएचपी टाइप ऐसे जे ही सिक्योर होता है। हाँ, हाँ, टाइप टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है भैया। हाँ, ठीक है। हम्म। और पीएचपी ऐसे ही सिक्योर होता है। रीज़न क्या है कि नोड जेएस जो तुम्हारा है वो बेसिक हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही बनाता है। ठीक है, कंपोनेंट नहीं बनाता, मतलब फंक्शंस पे ही चल रहा होता है। पर अगर तुम उसे ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करो, विद टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करो। तो उस टाइम पे तुम अपनी सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में होता है। सिंपल सिंपल सी बात है, नोड जेएस में सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में होती है। ठीक है, हम्म। कि तुम उसे कितना सिक्योर करना चाहते हो। पर पीएचपी का जो लारावेल का वर्जन है, ये पूरी की पूरी फाइलें लारावेल की पड़ी है, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, ये तुम्हें कहाँ गया, कहाँ दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा रहा था। ये सारी सारी फाइलें लारावेल की है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सिक्योर होते हैं। क्लियर है? हाँ दूसरी भैया। बात, जैसे ये अब मैंने मान लो किसी से सी पैनल खरीद लिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे हम्म। ना नोड का बैकएंड सर्वर नहीं चला सकता, क्योंकि नोड को रन करने के लिए उसको खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। हाँ भैया। इसमें पीएचपी पर्ल पैकेज है, पर्ल मॉड्यूल्स है, रूबी का सॉफ्टवेयर है। अब मुझे यहाँ पे अगर नोड का भी सॉफ्टवेयर ऐड करवाना है, तो पहली बात तो मुझे अपना सर्वर चेंज करना पड़ेगा। ये जो सर्वर है ये लिनक्स का सर्वर है, तो मुझे इसे ग्राफिकल सर्वर लेना पड़ेगा, मतलब विंडो का सर्वर, जो कि एक्चुअल अप्रॉक्स 60,000 या 55,000 रुपये का आता है।
उसके बाद उसमें अलग से नोड का सॉफ्टवेयर 12-13 हज़ार रुपये का आता है, समझे? तो कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब ये पूरा का पूरा सर्वर तुम्हारा कितना बहुत सस्ता है ये, मतलब 35-40 हज़ार का होगा, समझे? हम्म। तो ऐसा नहीं है कि तुम पीएचपी पढ़ लिए तो कुछ नहीं पढ़ोगे, नोड से कोई काम नहीं है, नोड भी अपने आप तो में बहुत सी बड़ा पैनल पे सॉफ्टवेयर है। फाइल्स रन होती है। हाँ, सी पैनल पे फाइल रन होती है। सी पैनल पे फाइल्स रन नहीं होती। सी पैनल एक तरीके से तुम्हारा वो होस्टिंग प्रोग्राम है यार, होस्टिंग का सेटअप है। मतलब अब देखो, बैक एंड। अगर मान लो मैंने payavenue.in खोला, तो ये जो फाइल खुली है मेरे सामने, ये हम्म। कहाँ पे चल रही है? ये यहाँ से चल रही है, क्योंकि मैं लोकल कंप्यूटर से थोड़ी चलाऊंगा इसे, ये यहाँ अच्छा, से आप चल समझो रही है। मतलब इसके बैक एंड के इसके जितने भी कोड्स होंगे सब इसमें सी पैनल में होंगे। हाँ, वो इसे ही कहते हैं होस्टिंग करना। देखो अभी तुम्हें बदल के भी दिखाता अच्छा। हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कौन सा एक पेज बदल दूँ, मान लो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे देखो पे एवेन्यू लिखा दिख रहा होगा तुम्हें इधर कोने में, है हाँ ना? भैया। और मैंने यहाँ पे एवेन्यू की जगह लिख दिया शायद, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे शाहिद लिखा आएगा, समझे? हाँ भैया, समझ गया। क्लियर है? तो इसे फटाफट बदल देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर लाइव है अभी ये, समझे? तो हम्म। ऐसे काम होता है कि होस्टिंग के टाइम पे तुम्हारे पास एक पैनल होता है जिसके अंदर तुम्हारी सारी फाइल की एक्सेस होती है, जिसको जब मर्जी तुम बदल सकते हो, हाँ भैया, समझ गया। समझे? तो जब कभी भी हम ऐसा चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पास एक सी पैनल भी आता है। वो जब तुम एक पर्टिकुलर वो खरीदते हो ना, डोमेन, तो उस टाइम पे आता है। हाँ। पैकेज वो अलग रहता है, डोमेन रजिस्टर करना और एक पर्टिकुलर सी पैनल लेना, दोनों में फ़र्क होता है, कंफ्यूज मत होना। तो ये बहुत बात की बात है, इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। हम अभी फोकस करेंगे पीएचपी और अपना नोड, ठीक है? तो मैं अभी सिंपल सिंपल इसलिए बता रहा हूँ, नोड हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्टार्टिंग फेज में यार पीएचपी ही मांगती है कंपनीज, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा इजी टू लर्न है और सबके कंपैरिजन में, ठीक है? हाँ भैया। तो आज इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ही निकलेगा सब कुछ। तो तुम लोग सेटअप करोगे। अब देखो नोड को चलाने के लिए, इससे पहले हम लोग जो भी चीज़ें चला रहे थे, पहले हम लोग बेसिक की बात करते हैं, एच टी एम एल सी एस एस अपनी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सिंपल जो भी हमारी फाइल थी ओपन इन ब्राउज़र करते थे, फाइल चल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं हम्म। आती थी, है ना? यही करते थे ना, कोडिंग करते थे, ओपन इन ब्राउज़र, हमारी फाइल रन हो गई। हाँ भैया। सॉरी। पर फिर हमने सीखा था रिएक्ट जेएस। अच्छा, उसको हम ओपन इन ब्राउज़र कर ही नहीं पाते थे, तो उसके लिए हम लोग चलाते थे एनपीएम npm स्टार्ट। स्टार्ट, है ना? हाँ भैया। क्योंकि वो क्या था, एक लाइब्रेरी थी, इसलिए हम उसको npm स्टार्ट करके चलाते थे, ठीक हम्म। है? अच्छा, अब बैकएंड का चीज है, तो बैकएंड है इसका मतलब कोई ना कोई सर्वर होगा, है ना? हाँ। समझ रहे हो बात को? कि मतलब हाँ भैया। अगर कोई चीज बैकएंड में रन हो रही है तो मुझे कोई ना कोई सर्वर चलाना ही पड़ेगा। जैसे तुम रिएक्ट तो फ्रंट एंड था, पर उसको चलाने के लिए थोड़ा तो बैकएंड लग रहा था ना, कि एक कमांड पास करी तभी चला वो, हम्म। है ना? तो वैसे हाँ। पीएचपी को रन करने के लिए हमें चाहिए होता है जैम्प सॉफ्टवेयर, जैम्प, XAMPP, ये जैम्प, ठीक है? ये क्या करता है, अपाचे नाम का एक सर्वर चलाता है, ठीक है? हाँ भैया। देख रहे हो, व्हाट इज जैम्प? जैम्प इज मोस्ट पॉपुलर पीएचपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है? तो हाँ भैया। सिंपल तुम जैम्प को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? हाँ भैया। ये तो कर ही लोगे। हाँ भैया, कर लेंगे। हाँ, तो सिंपल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, इतना काम खत्म हो जाएगा ना। तो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आएगा, ये दिख रहा है, ये आइकन नीचे मेरे, हाँ भैया, दिख रहा है। हाँ, यही जैम्प है। तो अब मैंने इसको खोला, तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, एक डब्बा सा बनाएगा बस छोटा सा, खुला ही नहीं, खुल गया, लेके आता हूँ।
दिख रहा है ये जैम्प कंट्रोल पैनल, हाँ भैया। यही जैम्प है। अब तुम्हें काम किससे था? हमें काम था अपाचे से, क्योंकि अपाची ही जो है वो पीएचपी की फाइल्स को रन करता है। ठीक है, समझे बात को? हाँ भैया। ठीक है, तो हमने अपाची को स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब दिक्कत क्या आती है? तो हमने अपाची को स्टार्ट कर दिया, अब हम फाइल वगैरह कैसे बनाएंगे? तो देखो, जैसे ही तुम जैम्प डाउनलोड करोगे ना बच्चों, तुम अपना फाइल मैनेजर खोलना एक बार। तुम्हारा जैम्प डाउनलोड हो गया, तुमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, ये दो काम खत्म हो गए तुम्हारे। हाँ भैया। ठीक है, जैसे ही आपने इंस्टॉल किया उसके बाद फाइल मैनेजर खोलना, दिस पीसी में जाना, अपने लोकल डिस्क में जाना, और यहाँ पे लास्ट में तुम्हें दिखेगा जैम्प। जैसे ही जैम्प इंस्टॉल करोगे ना, ये खुद ही बन जाएगा। ठीक है, और इसको खोलोगे तो तुम्हें इतनी सारी फाइलें दिख रही हैं। हाँ भैया। इसमें से तुम्हें कहीं पे भी काम नहीं करना, तुम्हें सिर्फ जाना है एच टी डॉक्स के अंदर। ठीक है, हम्म। इसके अंदर गए। अब जो भी तुम फाइल वगैरह बनाओगे, सेव करोगे, वो यहीं पे करोगे बच्चों। कहीं और करोगे तो तुम्हारा पीएचपी का फाइल नहीं चलने वाला, ये चीज़ याद रखना। ठीक है भैया। हर फाइल तुम्हारी एच टी डॉक्स के अंदर ही होनी चाहिए। तो हम लोग एक फाइल बना के देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, ठीक है? चलो, एक बड़ा बेसिक सा फाइल बनाते हैं। हम्म, नया फोल्डर खोलना, ठीक है, पूरा वी एस कोड ही नया खोल लेते हैं अपन। इसको बंद करता हूँ। चलो, दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ, तो अब हम कौन सा फोल्डर खोलेंगे, याद रखना एच टी डॉक्स वाला। तो हम गए ओपन फोल्डर, सिंपल है। यहाँ पे गए डिस्क पीसी, लोकल डिस्क। लोकल डिस्क, एक सेकेंड, लोकल डिस्क, उसके बाद अपना जैम, उसके बाद एच टी डॉक्स, और इसको कर लिया सेलेक्ट फोल्डर। याद रखना एच टी डॉक्स वाला ही फोल्डर खोलना, ठीक है? ये नहीं कि अपने से एच टी डॉक्स बना दिया तुमने, नहीं, यही ठीक है वाला भैया। फोल्डर खोलना, ठीक है? हमने इस फोल्डर को खोल लिया। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कि अगर मैं कहीं बाहर फाइल सेव कर देता तो क्या होता है। ठीक है, अरे ये तो लॉजिक लॉजिक, चलो। अब मैंने ना यहाँ पे तुम्हारे सामने एक फाइल बनाई, फर्स्ट क्लास डॉट। अच्छा, अब हम लिखेंगे डॉट पीएचपी। याद रखना इस बात को, याद रहेगी ये बात। हाँ भैया। तो डॉट पीएचपी करके मैंने फाइल बनाई। आ गई। आ गई? चलो, अब कोड कैसे करना है? तो देखो, पीएचपी का ना बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है भाई। अभी आगे चल के तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगा पीएचपी। मतलब ऐसा लगेगा कि तुम सब चीज़ तो कर ही सकते हो पीएचपी से, फिर और कुछ सीखना ही क्यों है? पर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखना होगा। देखो, अच्छा, हमें अब टर्मिनल का काम नहीं है, इसे बंद ही कर देते हैं बिल्कुल। अब पीएचपी लिखेंगे कैसे? एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जो भी काम होगा ना, इसके बीचों बीच होगा। ठीक है, ओके भैया। तो पीएचपी में एक प्रिंट कराने का तरीका लिख देता हूँ। अच्छा, जैसे पाइथन में लिखते हो ना प्रिंट, वैसे ही लिख लेना अभी तो फिलहाल के लिए। प्रिंट हेलो वर्ल्ड।
ठीक है। हाँ भैया। अब भाई बात आती है इसको रन कैसे करेंगे। तो अब रन करने का भी फंडा अलग हो गया। जैसे पहले ओपन इन ब्राउज़र करते थे, फिर हम थोड़े से मॉडिफाई हुए तो npm स्टार्ट लिखने लगे। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई होते हैं। अपाचे करेंगे, अपाचे। नहीं, अब हम लिखेंगे, यहाँ पे जाते हैं, एक नया टैब खोलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश मेरी फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम क्या था? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास डॉट php। आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, अच्छा, ये तो भैया फिर ये तो आसान है। है ना। हाँ भैया। अच्छा, अब मान लो मैंने ये फर्स्ट क्लास वाली फाइल यहाँ पे यहाँ से हटा दी और इसको मैं रख देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पे। आया नहीं क्या? नहीं आई। इसको कर लेते कॉपी और रख लेते डेस्कटॉप पे। अभी भी नहीं आ रही, एक सेकंड बच्चों। चलो, अब तुम्हें दिख रही है डेस्कटॉप पे फर्स्ट क्लास नाम की फाइल, हाँ भैया। है ना। अब मैं अगर इधर से ये फाइल को उड़ा दूं, जैसे कि htdocs में से मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, है ना। हाँ भैया। और अब मैं यहाँ पे जाके ऐसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये मेरे को डायरेक्टली बताएगा नॉट यू आर नॉट फाउंड। क्योंकि HTTOS में कुछ है ही नहीं। क्योंकि वही फाइल लेगा जो htdocs में रहेगा। भैया समझ गया। ठीक है। तो कभी भी इधर उधर फाइल रखोगे तो वो फाइल को नहीं देख पाएगा। समझ गए? ये बात क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। ओके, इतना इतना क्लियर हो गया तुम्हें। अच्छा, अगर कल को मैं जैम चालू ही ना करूं, मान लो अपाचे मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, इसको बंद कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना तो ऐसा आ जाएगा, कनेक्शन रिफ्यूज, मतलब रिफ्यूज टू कनेक्ट। सिंपल सी बात है, समझे। हाँ भैया, क्योंकि VPN की तरह, एक तरह। उसको एक सर्वर चाहिए, पीएचपी रन करता है अपाचे के सर्वर पे, और अपाचे सर्वर चल ही नहीं रहा, तो वो रन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो देख लो हाँ कैसे भैया। चीजें कनेक्ट हो रही है आपस में। ठीक है। हाँ भैया। इतनी बात क्लियर है? हम्म। इतने में कोई भी दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि पीएचपी में अगर बंदे को एचटीएमएल करना हुआ तो कैसे करेगा। देखो मैंने क्या बोला, पीएचपी एकदम क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलता है, मतलब कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तारीफ नहीं कर रहा, और बता रहा हूँ कि पीएचपी स्टेबल है, उसको इतना ज़्यादा इजी टू यूज़ कर दिया गया है कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया है हम्म। एज कंपेरिजन नोड वगैरह के। मतलब नोड भी इजी है, अगर उसको भी पढ़ोगे तो वो भी इजी लगेगा, समझे। हाँ भैया। तो हम लोग देखते हैं। देखो मैंने बेसिक एचटीएमएल का कोड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे h1 लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। तो फाइल तो पीएचपी की है, कोडिंग किसका है? एचटीएमएल HTML। का। फिर भी वो चलेगा बच्चों। देख रहे हो, डॉक्यूमेंट हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, भाई तो बढ़िया है फिर। है ना। अच्छा, हाँ भैया। अब बात आती है कि भाई अगर मुझे यहाँ पे पीएचपी का कोड करना है तब मैं क्या करूँगा। कुछ नहीं करोगे। मान लो तुम्हें यहाँ पे h1 के अंदर पीएचपी का काम करना है। एक H1 के अंदर मान लेते हैं एकदम स्टैटिक कोड है। देखो जब भी बात आती है ना कि बैकएंड जोड़ रहे हैं, इसका मतलब अब हमारी वेबसाइट्स जो होंगी वो डायनेमिकली काम करेंगी। स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क बताया था ना। स्टैटिक मतलब कि जो आपने लिख दिया वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप कोड में जाके नहीं बदलोगे। और हम्म। डायनेमिक में क्या होगा कि अगर बैकएंड में कोई भी चेंजेस होते हैं, डेटाबेस में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो फ्रंट एंड में खुद ही चेंजेस हो जाएंगे। हाँ। हाँ भैया।
जैसे कि इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सब यूज़ करते हैं। क्या होता है कि अगर तुमने पोस्ट करी सबको दिख रहा है, तुमने पोस्ट को प्राइवेट कर दिया तो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है, किसी और को नहीं दिख रहा। समझे? हम्म। तो वो होता है डायनेमिक, कि किसी एक बंदे के पास एक्सेस है पूरी की पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करने का, जिसको तुम लोग अच्छा। एडमिन पैनल भी कहते होगे। हाँ ठीक है। भैया। अब मैंने अगर यहाँ पे H1 लिखा और मुझे यहाँ पे काम करवाना है पीएचपी का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमने कैसे सीखा था पीएचपी लिखना? एंगल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्वेश्चन हाँ। मार्क, पीएचपी लिखो, PHP क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, मार्क। एंगल ब्रैकेट। जो भी कोड करूंगा मैं इसके बीचों बीच करूंगा। तो चलो मैंने हाँ इसके भैया। बीचों बीच लिख दिया प्रिंट, प्रिंट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा, जैसे जावा स्क्रिप्ट में सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी नहीं था हर जगह, कहीं कहीं पे छोड़ भी देते थे फिर भी चल जाता था, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट लूजली टाइप है। पीएचपी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये सी लैंग्वेज से बन के निकली है। ठीक है। बेसिकली हर लैंग्वेज ही सी लैंग्वेज से बन के निकली है, पर पीएचपी ने कुछ ज़्यादा ही रूल्स फॉलो किए हैं। ठीक है। ठीक है भैया। तो सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पीएचपी। देखो, कोई भी दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। देख रहे हो? मतलब हमने एचटीएमएल के अंदर ही पीएचपी कर दिया। समझे बात को? हाँ भैया। तो इतना ज़्यादा इजी होता है पीएचपी में काम करना। ठीक है। भैया अब फिर CSS वगैरह इस पे कर सकते हैं? हाँ, CSS वगैरह। जैसे काम करते हो वैसे ही करो। स्टाइल टैग लगाओ, स्क्रिप्ट टैग लगाओ, तुम्हें जो करना है करो। मतलब ये उससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। ओके भैया। ठीक है। समझे? अच्छा, अब हम पूरी की पूरी पीएचपी की क्लास से स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हो गया इंट्रो का। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट में हमने स्टार्टिंग फेज में क्या देखा था कि प्रिंट के तरीके क्या होते हैं, वैसे पीएचपी में भी देख लेते हैं कि प्रिंट के तरीके क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्रिंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे लिख दिया हमने, एक सेकंड, कोई आया है हमारे गेट पे। चलो एंट्री दे दी हमने। चलो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, और प्रिंट में लिख दिया हेलो प्रिंट लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो प्रिंट। कोई दिक्कत? और मैंने रिफ्रेश किया, सिंपल हेलो प्रिंट आ रहा है। अच्छा, छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई टैग वगैरह यूज नहीं किए। क्लियर है ये बात? बोल दो बच्चों, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ। और अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा होता है एको। एको भी क्या काम करता है? प्रिंट कराने का ही काम करता है। मैं लिख दिया हेलो एको। देखो, मैं प्रिंट एको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, तो हेलो एको भी लिखा गया। ठीक है। भैया अगर इसमें अगर हमें स्पेस देना है, हमें सेकंड लाइन में लिखनी है फिर? तो वही जैसे हम भैया। जावास्क्रिप्ट में करते थे बी आर, तो यहाँ पे एको के अंदर लिख दो बी आर। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम H1 में H2 HTML का काम कर रहे होगे तो ऐसा कुछ लिखने की हम्म। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो मैंने हाँ यहाँ ये पे भी लिख दिया बी आर। अच्छा, अभी गलती एक देखना, यहाँ पे क्या आ रहा है? सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन एको एक्सपेक्टिंग और इन दिस ऑन लाइन नंबर 5। ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, देखो लाइन नंबर 5 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ठीक है। वो एरर हम्म। हमेशा एक लाइन के बाद का दिखाता है। एरर अगर लाइन नंबर 4 में होगी तो 5 में दिखाएगा वो, ओ। क्योंकि वो इस लाइन को पढ़ने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो ये एग्जीक्यूट होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरर होती है। ठीक है। तो जैसे ओके मैंने भैया। सेमी कॉलन लगाया, वो एरर भी गायब हो गई, और मेरा फर्स्ट क्लास ये रन कर गया। ठीक है। तो एक तो हो गया मेरा हेलो प्रिंट, प्रिंट का काम। दूसरा ये प्रिंट करता है, एको भी प्रिंट करता है। एक और होता है हमारे पास वेर डम नाम से, वेर अंडर स्कोर डम। अब वेर डम्प क्या करता है? देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वेर डम्प।
तो ये बेसिकली ना जैसे जावा स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ था ना मेरे पास, ये भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा बी आर नहीं लगाया, मैं एक और बार बी आर लगा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखो वो क्या करता है, ये टाइप ऑफ की तरह बिहेव करता है। मतलब देख रहे हो, ये पूरा मैसेज तो प्रिंट करेगा ही करेगा कि हेलो वेयर डम्प, पर उसके साथ साथ बताएगा कि भाई जो आपने लिखा है ना वो एक स्ट्रिंग है और उसमें 14 कैरेक्टर हैं, ये सारी चीजें वो बता के चलेगा। ठीक है। अब इन तीनों का मायने जान लेते हैं कि प्रिंट का काम क्या है। ये भी तो प्रिंट कर रहा है भाई, और ये भी प्रिंट कर रहा है को भी, और वैर डम भी प्रिंट कर रहा है। तो वैर डम जो प्रिंट करता है, ये प्रिंट करता है डेटा टाइप के साथ। ठीक है। हाँ भैया। अगर हम प्रिंट की बात करें, ये कैसे प्रिंट करता है, तो भाई ये अ, ये सिंगल पैरामीटर पास करता है, या पास मत लिखना, सिंगल पैरामीटर प्रिंट करता है। इससे प्रिंट इजी रहेगा, प्रिंट करता है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि हेलो प्रिंट के बाद मैं कुछ और लिखूं, मतलब कि जैसे हम लोग कॉन्कैटिनेट करते थे ना, प्लस करके कुछ और लिख देते थे, हाँ भैया हाँ। वैसे अगर मैं प्रिंट के अंदर चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। इसके अंदर सिंगल मैसेज पास होंगे हमेशा, ये याद रखना। सिंगल मैसेज इन द सेंस कि आप कोई भी एक मैसेज पास कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ हाँ पे भैया। लिख दिया डॉट वाओ, रिफ्रेश करता हूँ, सिंपल है। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया। तो ये सिंगल पैरामीटर पास करता है। आप यहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं कर पाते, जैसे प्लस माइनस ये वाले काम नहीं होंगे प्रिंट के अंदर। ठीक है। हाँ भैया। जैसे मान लो मैंने प्लस वाओ लिखा, ऐसा कुछ बड़ा सा एरर आ जाएगा कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग प्लस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ओके भैया। दूसरी बात अगर हम बात करें, ये मल्टी पैरामीटर पे काम कर लेता है। दोनों पे। हाँ, जैसे हम इसमें प्रिंट में नंबर्स प्लस नहीं करवा सकते, पर इसमें हम करवा सकते हैं। टी पैरामीटर प्रिंट करता है। आगे समझ आ जाएगा जब हम लोग वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, कॉन्केटिनेट टू प्लस, अरे टू प्लस टू, अरे एरर कैसे आ रही है। चलो, ठीक है, सिंपल है, हाँ भैया। क्लियर है बात। हाँ भैया। तो जो आपका प्रिंट है वो सिंगल पैरामीटर पे काम करता है, और जो एको मल्टी आपका पैरामीटर पे। जो एको है वो मल्टीपल पैरामीटर पे काम करता है, और और जो प्रिंट वैरडम है डालेगा। वो प्रिंट तो करता ही है पर डेटा टाइप के साथ प्रिंट करता है। हाँ भैया। ये वही सारी है। चीजें क्लियर है अब। हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं भैया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक बार इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में तीन चार टाइप के वेरिएबल थे, वैर, लेट, कॉन्स्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें एक ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है। आगे एक और चीज़ बताऊंगा डिफाइन नाम का, पर फिलहाल के लिए समझो कि इसमें एक ही तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, सिंपल सिंपल। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप यूज़ करोगे डॉलर साइन। अच्छा, ये तुमने तो अभी तक नहीं पूछा कि हमने यहाँ पे पीएचपी लिख तो दिया पर नीचे कहीं पे बंद नहीं किया। मैंने कहा था भैया, मैंने बोला तो शुरुआत में कहा था, आपने पीएचपी बंद नहीं किया। अच्छा, मैंने सुना नहीं था। देखो रीज़न क्या होता है ना कि जब हम एचटीएमएल में काम कर रहे होते हैं तो हमें बताना होता है ना कि कहाँ पे रोकना है अब इस पीएचपी को। अब ये पूरी फाइल पीएचपी की है, सारा काम मेरा पीएचपी का ही हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग फेज में बता दिया पीएचपी स्टार्ट है, और उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली काम करता हुआ चला गया। समझे। भैया एक और बार क्या भैया? मैंने बोला कि मैंने स्टार्टिंग फेज में बता दिया कि ये मेरा पीएचपी स्टार्ट हो रहा है,
और उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं काम करता हुआ चला गया। पर अगर जैसे टैग हैं, H1 ओपन करते हो तो H1 बंद भी तो करते हो ना, कि भाई अब H1 मेरा खत्म हो गया। हाँ भैया। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग पीएचपी को क्लोज करते हैं। अगर तुम यहाँ पे फाइल्स देखोगे तो यहाँ पे भी देखो पीएचपी स्टार्ट है। ये फाइल मेरी नहीं है, शायद बंद भी होगा इसका पीएचपी। नहीं है बंद। ठीक है। तो क्योंकि जब सारा काम ही हमारा पीएचपी का ही हो रहा है, हर एक फंक्शन हर एक चीज पीएचपी की बन रही है, तो पीएचपी को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया एक पर चीज कर सकते हैं इसमें, हाँ। जैसे हमने पीएचपी स्टार्ट किया, काम हाँ। किया, फिर पीएचपी बंद कर दिया, हाँ फिर तो भी। फिर जस्ट 3 4 लाइन नीचे फिर पीएचपी स्टार्ट करके काम स्टार्ट किया। हाँ। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ठीक है भैया। बात एक ही पड़ेगी, चाहे आप इसके अंदर सारा काम कर दो या तो इसके बाद दोबारा एक और पीएचपी बना दो। ओके अच्छा, भैया। इसमें फाइल पड़ी है मेरी, एक सेकंड, कुछ तो फाइल पड़ी होगी जो कभी ना कभी मैंने की होगी। नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता कि कैसा 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 काम करता है। रुको एक सेकंड दिखाता हूँ। अ, जैसे देखो ये सारी की सारी फाइलें पीएचपी की हैं, दिख रहा है। हाँ भैया। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी तुम्हारे सामने खोलूँ, अब जाहिर सी बात है इसमें एचटीएमएल का भी काम हो रहा है और पीएचपी का भी काम हो रहा है ना। ये एचटीएमएल की तो हाँ कोड भैया। है। अब मैं अगर तुम्हें इसमें दिखाऊं तो देखो जहां जहां मुझे पीएचपी लगाने की जरूरत पड़ी वहां वहां मैंने क्या करा, पीएचपी स्टार्ट किया। ये जैसे देखो इफ एल्स की कंडीशन कैसे चल रही है, पीएचपी स्टार्ट हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा इफ के अंदर। ठीक है। हम्म। फिर मैंने एचटीएमएल कोड लिखा, फिर पीएचपी बंद कर दिया, स्टार्ट वापस क्लोज, क्योंकि इसके लिए मुझे वापस से पीएचपी लगाना पड़ा। समझे बात को। थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ऐसे समझो कि जब हम लोग एचटीएमएल के अंदर काम करते हैं ना तो पीएचपी ओपन क्लोज करना जरूरी हो जाता है। पर अगर आप पूरी फाइल ही पीएचपी की बना रहे हो, जैसे इसमें भी मैंने कहीं ना कहीं बनाई होगी, जैसे यहाँ पे अच्छा देखो अच्छा, समझ गया। ये पूरी फाइल ही पीएचपी की है, तो अगर मैं यहाँ पे बंद भी नहीं करूंगा ना तो चलेगा। समझे बात अगर को। हम एचटीएमएल यूज कर रहे हैं तो हमें पीएचपी की फाइल बंद करनी है। हाँ। ठीक है। हाँ क्लियर है। भैया। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं भैया। ओके बच्चों, तो अब वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखो इसमें ना बड़ा सिंपल है वेरिएबल डिक्लेयर करना। बड़ा सिंपल क्या है, बस आप लगा दो डॉलर का साइन। ठीक है। और उसके बाद जो भी लिखोगे वो उस वेरिएबल का नाम हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया ABC और इक्वल्स टू, असाइन तो करोगे ही, है ना। और मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो वेरिएबल, और इसको प्रिंट करा देते हैं। क्या लिखेंगे, एको या प्रिंट, दोनों में से कुछ भी लिख देना। एको डॉलर ABC। देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो हेलो वेरिएबल लिखा गया। मैं ऊपर वाली लाइंस ना कमेंट ही कर देता हूँ। दिख रहा है। हाँ भैया। इतना आसान तरीका होता है वेरिएबल का। और यही तरीका है, यही एक है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर करता है। इसके अलावा तुम्हें ऐसे लेट वेर कॉन्स्ट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल लिखो डॉलर जो भी वेरिएबल का नाम है वो। समझे। ओके भैया। बस इसमें कुछ कंडीशंस है कि कभी भी आप वेरिएबल को किसी सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने डॉलर एट द रेट ABC, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ABC एट द रेट, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। मतलब वेरिएबल में सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, या $1 स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिख सकते वेरिएबल में। ठीक है। जो नंबर्स लिखोगे वो तुम बाद में ही लिख सकते हो, जैसे ABC1 ABC2 ऐसे करके। पर 1ABC ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है। ओके भैया। अंडर स्कोर आप वेरिएबल के बाद लगा सकते हो, मतलब नेम वगैरह के बाद। पर स्टार्टिंग में अंडर स्कोर हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल डिनोट हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है। सिंबल्स, मतलब ये समझो कि ये सिंबल तो आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते,
दूसरा, स्टार्टिंग में आप ना ही नंबर ना ही अंडरस्कोर अल्फाबेट कुछ, होना चाहिए स्टार्टिंग में बात, स्टार्टिंग में है ना भैया? अल्फाबेट होना चाहिए, बाकी बाद में कुछ भी करो आप, सिंबल को छोड़ हाँ के। ठीक है, ठीक है भैया। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है, अब हम इसके डेटा टाइप भी जान लेते हैं। देखो पीएचपी ना तुम्हारा बड़ी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है। तुम्हें अगर मैं वाइल लूप पढ़ाने बैठूंगा, तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है, पर फिर भी मैं हम्म, पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम भूल गए हो। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसके डेटा टाइप। तो देखो हमने अभी पढ़ा था डेटा टाइप कैसे पहचानेंगे, क्या लिखेंगे डेटा टाइप जानने के लिए? क्या भैया? वर्ड डेट, डंप। हाँ, वेर डंप। डम्प। मैंने लिखा वेर डम्प, सॉरी डम्पो लिखा, वेर डम्प, और इसके अंदर डाल दिया डॉलर ABC। जैसे ही मैंने डाला और इसको करते हैं प्रिंट, तो कहाँ उसका है, डॉलर टाइप आ जाएगा। तो इसका डेटा टाइप आ जाएगा कि भाई आपने लिखा स्ट्रिंग और उसमें कैरेक्टर है 14। गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, गिन हाँ लेना भैया। खाली बैठ के, बाकी सही होगा वो। ठीक है, मतलब एक तरीके से कोई भी चीज को कॉल करा देना, जैसे वहाँ उसने एक वेरिएबल बनाया, एक हाँ डॉलर एबीसीडी का, और फिर एको में जाके उसे रन करने के लिए बोल दिया। हाँ, वही वही बात है, जैसे हम लोग बचपन में सीखते आ रहे थे कि हाँ वैर में वैर लेट में एक डिक्लेयर करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया या हाँ। कंसोल डॉट लॉग कर दिया। समझे? ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ 23, जो कि जावा स्क्रिप्ट एक नंबर दिखाता था, पर ये INT दिखाएगा, मतलब इंटीजर। समझे? ठीक है। हाँ भैया। इंटीजर, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में अगर आप पॉइंट में लिखो या नॉर्मल लिखो, तो दोनों में वो नंबर ही बताता था, है ना? तो पर इसमें कोई सिंबल आ सकता है जैसे एट द रेट वगैरह? @ वगैरह तुम डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, ऐसा। ठीक है भैया। ठीक है, इसकी हाँ, मिलेगी तो ना? मैं क्या बता था कि जावा स्क्रिप्ट में क्या था कि तुम 23 लिखो या 2.3 लिखो, दोनों में क्या आएगा, तुम्हारा नंबर ही आएगा। समझे? ठीक है। हाँ भैया। पर अगर मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ तो इंटीजर आएगा, और अगर 2.3 लिखता हूँ तो क्या आएगा, बता दो भाई? फ्लोट आएगा, हम्म, क्योंकि ओ। दो अलग अलग डेटा टाइप यहाँ पे बांट देता है ये। ठीक है भैया। समझ गए? हाँ भैया। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं भैया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हाँ अगर भैया। अब उसके बाद वही सारी चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ पे अनडिफाइंड सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, मतलब कि ऐसा अनडिफाइंड। ठीक है, तुम ये मत सोचना एरर आ रही है, नहीं, वो अनडिफाइंड को एज एन एरर ही थ्रो करेगा। जैसे जावास्क्रिप्ट में तो अनडिफाइंड प्यारा सा लिखा आ जाता था, इसमें वार्निंग दे देगा बस वो, हाँ कि भैया। भाई आपने ABC को कुछ डिफाइन नहीं किया, ABC में बस डिक्लेयर किया है आपने। देख रहे हो ऊपर एक खाली स्पेस आ गया है यहाँ पे, और नीचे एक वार्निंग आ गई है कि वेरिएबल ABC अनडिफाइंड है। ठीक है, अच्छा, हाँ भैया। बाकी सारी चीज़ें सेम है। नल, नल लिखेंगे तो सिंपल नल आएगा, और जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं कि यहाँ पे नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होगा, नल में नल ही देगा वो आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे नल का डेटा टाइप क्या होता है, नल ही होता है। हाँ भैया। और उसके बाद एरे, एज यूजुअल जो तुमने पढ़ा है, एरे को एरे ही बोला जाएगा। ठीक है, ओके भैया। और उसके बाद लास्ट में आता है ट्रू टी फॉल्स टी, मतलब कि बुलियन अपने, हम्म। जिसको यहाँ पे बुलियन ना बोल के बुल बोलता है वो। हाँ भैया। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? नहीं देखो भैया। जो जो दिक्कत आएगी तुम्हें सेटअप करने में आएगी, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं आएगा तुम्हें दिक्कत। तो पैटर्न नोट कर लेना। नोट क्या करोगे देख लेना। सबसे पहले जैम्प करना है हमें। ठीक है, डीटी डॉक्स वाली फाइल। जैम्प के बाद हमें, अरे ये क्या हो रहा है, जैम्प के बाद हमें फाइल में जाना है, और वो कौन सी फाइल होगी? तो लोकल सबसे डिस्क। पहले लोकल डिस्क में जाना अपने। उसके बाद लोकल डिस्क में जाने के बाद जाओगे जैम्प में। हाँ। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद की बात है ये। हाँ भैया। हाँ।
जैम्प के अंदर जाओगे आप एच टी डॉक्स में, डॉट। और उसके अंदर आप अपनी फाइल बनाओगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट योर हाँ भैया, ऑन रिएक्ट से तो आसानी है। फाइल। हाँ, रिएक्ट से तो आसानी है। अभी तुमने पीएचपी का लारावेल नहीं पढ़ा ना, इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है। क्योंकि हर लाइब्रेरी मुश्किल ही होती है। वो जो अभी मैंने तुम्हें फाइल खोल के दिखाई थी ना, वो रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, फिर जाके हमने किया। तो हाँ। उसमें भी जैसे रिएक्ट में एक नोड मॉड्यूल आता है ना पूरा का पूरा, हम्म। वैसे लारावेल में पूरा का पूरा एक वेंडर आता है जो कि कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल होता है उसमें। छोड़ो भैया, अभी क्या करेंगे, लर्न ठीक करेंगे। है। तो ऐसा मत बोलो रिएक्ट से इजी है। रिएक्ट एक टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा आसान लगेगी जब तुम आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है। ठीक है तो भैया। सिंपल हमने बात करी कि हमने ये जैम फाइल बनाई, और ये फाइल बनाने के बाद, अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्रिएट योर ऑन फाइल डॉट पीएचपी, मतलब पीएचपी नाम की ही फाइल बननी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैम्प इंस्टॉल कर लिया तुमने, उसके अंदर तुमने अपनी फाइल बना दी। फिर तुम क्या करोगे, जैम्प को, अपाचे से स्टार्ट करेंगे। हाँ अपाचे सर्वर स्टार्ट करोगे। जैम्प का जो अपाचे सर्वर है वो स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। करोगे। ठीक है। अपाचे सर्वर स्टार्ट करने के बाद तुम सिंपल जाओगे अपने ब्राउज़र में। ब्राउजर में, और लोकल होस्ट फाइल का नाम डॉट पीएचपी है। हाँ, ब्राउज़र, वहाँ पे जाने के बाद लोकल होस्ट स्लैश स्लैश फाइल नेम डॉट डॉट पीएचपी, मतलब जो भी पीएचपी। पीएचपी का फाइल होगा वो तुम चला दोगे। ये बात समझ आई, बेसिक बेसिक सी। देखो मैं हाँ भैया। कोशिश करूंगा इस वीक के अंदर तुम्हारा पीएचपी का ये जो फंक्शन होता है, जो मतलब जो तुमने जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन तक पढ़ा था ना, देखो हमने जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन तक बहुत तेजी में खत्म किया था, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने पे आए थे। हाँ भैया। वैसे ही हम पीएचपी का भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी फंक्शन तक खत्म कर दे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमने पहले भी पढ़ रखी है। जैसे तुम जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना, फंक्शन, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस, है ना। हाँ भैया। बिल्कुल सेम पीएचपी में भी ऐसा ही होता है। हम जो स्लो होंगे वो होंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बाद से, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास डेटाबेस भी आ जाएगा फिर। ठीक है, ओके भैया। समझे। हम्म। तो आज के लिए रेस्ट कर लेना, इतना ही करके कल मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। मतलब जैसे डेटा टाइप तो आज ख़त्म ही हो गया, कल तुम्हारा इफ एल्स भी होगा, तुम्हारे ऑपरेटर्स भी होंगे, लूप्स भी तुम्हारा होंगे। स्विच केस भी, और लूप्स भी। हाँ, और फंक्शन भी। ठीक है। एरे का एक सेपरेट ही क्लास होगा जिसमें बस एरे की ही बात होगी, क्योंकि इसमें कुछ नए फंक्शंस है एरे के जो जावा स्क्रिप्ट में नहीं थे, जैसे एरे चंक, ऐसे करके। ठीक है, ओके भैया। क्लियर है। हाँ हाँ भैया। भैया। चलो, अब तुम थोड़ा कमर कस लो, क्योंकि अब तुम बैकएंड भी पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो अब। क्योंकि ओके अभी गुरु जी। फ्रंट एंड की बात नहीं है, फ्रंट एंड में तो हम कैसे भी करके कुछ भी दिखा देते हैं, बैकएंड में एक लॉजिक गलत होता है बहुत कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ अभी, एक चीज़ देखना। अ, इसी का सी पैनल खोल देते हैं, इसी पे तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तब से। पे हंट, नहीं 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 नहीं, दिखाता हूँ। जैसे अभी नॉर्मल वेबसाइट है, बढ़िया तरीके से दिख रही है, अच्छी खासी दिख रही है। ठीक है। अब बैकएंड का अगर मैं एक लॉजिक भी इधर उधर कर देता हूँ इसका, तो पूरा वेबसाइट गिर जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे गया, भैया सर्वर साइड पे चेंज होता है कि क्लाइंट साइड पे? कौन सा ये जो हम चेंज कर रहे हैं। सर्वर साइड चेंज हो रहा है। भाई तो फिर ये जो जिसकी वेबसाइट है वो तो उसको तो दिक्कत आएगी, फिर कोई भी आके चेंज कर देगा। मेरी कंपनी की वेबसाइट है तो किसी और को दिक्कत कैसे आ जाएगी भाई। क्लाइंट साइड से चेंज होगा तो रिफ्रेश के बाद तो वही हो जाएगा ना। अब मुझे पता है अभी कोई यूज़र इस पे एक्टिवेट नहीं है, तो मैं अभी कुछ भी छेड़छाड़ कर रहा हूँ। अब जैसे ये वाला है, ये वाला पैनल है, इस पे कंटिन्यूसली यूज़र्स आ रहे हैं,
कंटिन्यूसली यूजर्स क्या आ रहे हैं, इसमें ट्रांजेक्शन हो रही है कंटिन्यूसली। अब मैं यहाँ पे छेड़छाड़ करूँगा तो अभी 10 मैसेज आ जाएंगे मेरे पास, समझे। ओके भैया। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ बदल दी, मान लो यहाँ पे राउट की जगह टी ही हटा दिया, गलती से हो गया मेरे से। देखो कहीं पे भी एरर नहीं दिख रही मुझे, वीएस कोड नहीं है जो कि एरर दिखाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अब और रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो सीधा इंटरनल सर्वर एरर आएगा, फिर बस यही रहेगा पूरी वेबसाइट पे, समझे। ओके भैया। तो पूरा वेबसाइट ऐसे गिरता है, समझे। हाँ भैया। तो बैकएंड को थोड़ा सा ज़्यादा समझ के चलना एज कंपैरिजन फ्रंट एंड के। फ्रंट एंड तो तुम कैसे भी जोगाड़ उगाड़ मार दोगे, बैकएंड में जुगाड़ नहीं लगते, बैकएंड में लॉजिक लगते हैं, ठीक ठीक है। है भैया। चलो बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट।